चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सर लेक्चर नंबर कौन सा दोस्त मेरा लेक्चर आज 4 कैव 3 कॉस्टिंग। चले दोस्तों अभी ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग, ऐसा ही है। हम लोग पढ़ रहे हैं सर कौन सी टाइम के लिए? सितंबर 25 टाइम के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। चले दोस्तों सुनो, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था जनाब आपके पास जो पर्चा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है आपने? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। गाड़ी बनाने में, कुर्सी बनाने में, कपड़ा बनाने में, शर्ट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। दूसरा इसका पोर्शन कौन सा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। वो कौन सा है जनाब? आपको मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए, ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। फिट हो गया। फिर हमने बोला जनाब कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन पड़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा जनाब? कॉस्ट को हमने डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ा। पहली कॉस्ट कौन सी थी? अपने रजिस्टर में खोल लो ताकि रिकैप होता रहे। आपने रजिस्टर में खोल लो ताकि रिकैप होता रहे। एक कॉस्ट आपने पढ़ी कौन सी? एडमिन एक्सपेंस। एडमिन का मतलब ऑफिस रिलेटेड खर्चे। दूसरी कॉस्ट कौन सी पड़ी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स को सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड खर्चे, जिसके अंदर मार्केटिंग आता है, कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचाकर आते हैं वो। फिर भाई माइक मजाक नहीं कर रहा, उसको बोलो बाकर को यार, बाकर को बोलो मजाक नहीं कर रहा। अच्छा भाई, फिर उसके बाद जो है मैंने बोला जनाब तीसरी कॉस्ट कौन सी होती है जनाब? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब फाइनेंस रिलेटेड खर्चा। चौथी कौन सी होती है मेरे पास? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी होती है जनाब? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए, गुड्स को तैयार करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है? 3 डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। शुक्रिया। कहाँ नया खरीद के लाओ? अच्छा चले दोस्तों, आवाज सही है? ज्यादा है? अब ठीक है। चले फिर हमने बोला जनाब, फिर हमने बोला दोस्तों कि हमारे पास और कौन सी कॉस्ट होती है दोस्तों? हाँ, फिर हमने बोला जनाब कि 3 कॉस्ट कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल 2 टाइप्स के, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल 2 टाइप के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल वो जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो, सिग्निफिकेंट वैल्यू रखते हो और ट्रेसेबल हो। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा? जो प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली लग रहा होता है, जैसे कि मशीन के लिए ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह चाहिए होती है। ठीक हो गया जनाब। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। लेबर भी 2 टाइप्स के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो जो कि प्रोडक्ट डायरेक्टली बना रहे हो, इनडायरेक्ट वो जो कि प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली देख रहे हो। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। एक्सपेंस भी 2 टाइप्स के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब इसके अंदर 2 एग्जांपल थी, रॉयल्टी और स्पेशल टूर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के तमाम खर्चे। कौन कौन से दोस्त? फैक्ट्री का रेंट है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, और चौकीदार की सैलरी है, और जेनिटोरियल स्टाफ है। अब 10,000 किस्म के खर्चे होते हैं यार फैक्ट्री के। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये भी किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद अब आगे चले तो हमने बोला था सर इनका बिहेवियर बताइए। तो बिहेवियर को हम लोगों ने 4 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया था। किस किस के अंदर? वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल और स्टेप कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो कि प्रोडक्शन के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ वेरी होती रहे। कम यूनिट बनाया, कम एक्टिविटी हो तो कम कॉस्ट, ज्यादा बनाए तो, और कोई नहीं बनाए तो कोई कॉस्ट इंकर नहीं होगी। जबकि फिक्स कॉस्ट की उल्टी होती है। कौन सी कॉस्ट होती है जनाब? मैं कम बनाऊं, ज्यादा बनाऊं, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट है, किराया सेम, इंश्योरेंस है सेम। आगे बढ़े। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2 कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। स्टेप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये, लेकिन सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी, फिर सेम रहेगी। डर हो गई बात? चले दोस्तों फिर हम आगे बढ़े थे। हमने बोला था प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? प्राइम वो बेसिक कॉस्ट जिसके बगैर आप प्रोडक्शन ही नहीं सोच सकते। 3 कॉस्ट को ऐड करूंगा तो प्राइम कॉस्ट बनेगी। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है दोस्तों? वो कॉस्ट जो कि मटेरियल को आपके गुड्स में कन्वर्ट कर दे। कौन कौन सी कॉस्ट होती है? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवर। दोनों का मिलाकर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जन कॉस्ट। बेहतरीन हो गया, खूबसूरत, मस्त एकदम। चलें दोस्तों उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। हमने बोला जनाब हमने बोला जनाब कि बल्कि यहीं तक पढ़ा था हमने, यहीं तक पढ़ा था, आगे नहीं पढ़ा था। ऐसा ही है। चलो बॉस सुने दोस्तों, सुने सर। हाँ, फिर हम लोगों ने इन्वेंट्री को डिस्कस किया था। हमने बोला जनाब बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री बताया ना, रॉ मटेरियल बताया था। मैंने बोला जनाब बिजनेस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस जो कि इन्वेंट्री खरीदता है और बेचता है, वहां पे एक ही किस्म की स्टॉक होता है जिसको तुम लोग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हो, इन्वेंट्री भी कहते हो, स्टॉक भी कहते हो, एक ही नाम है।
दूसरा मेरे पास होती है सर्विस इंडस्ट्री, जहां पे कोई स्टॉक नहीं होता, खरीदा बेचा थोड़ी ना जाता है, सर्विस दी जाती है। तीसरी इन्वेंट्री कौन सी है? तीसरा बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग वाला, जो क्या करता है? माल को खुद बना के बेचता है। गाड़ी बनाने वाले, आटा बनाने वाले खरीदते क्या है दोस्त? रॉ मटेरियल। गाड़ी वाले क्या खरीदते हैं? टायर है, स्टील है, इंजन है, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल है। बनाएंगे क्या? प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। तो पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है, अभी बना नहीं है, जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। तीसरी चीज क्या होती है? फिनिश गुड्स, तैयार माल। तीसरी चीज क्या होती है दोस्त? फिनिश गुड्स, तैयार। तीनों के तीनों आपकी इन्वेंट्री है, तीनों की तीनों आपकी इन्वेंट्री है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री तीन आती है। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। जबकि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही होती है, इन्वेंट्री बोलो या स्टॉक बोलो या मर्चेंटाइज इन्वेंट्री बोलो। क्या हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था? एक कदम आगे बढ़ा है। चलो दोस्तों, आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जिसको हम लोग कहेंगे, पहले मैं तुम लोग को करा दूं, जिसको हम लोग बोलेंगे दोस्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। चले दोस्तों, भाई इसको जरा तसल्ली से सीखना, ये तुम्हारा मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी काम आएगा। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी काम आएगा, बड़ा तसल्ली से सुनेंगे दोस्तों। मुझे एक बात बताइए कि जनाब हमारे पास जो बिजनेस होते हैं, बस तसल्ली से सुनना, हमने बोला दोस्त हमारे पास जो बिजनेस होते हैं वो मेजॉरिटी तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरे पास ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वाले का काम क्या होता है? इन्वेंट्री को खरीदना और आगे बेच देना। दूसरा कारोबार कौन सा होता है दोस्त? सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा कौन होता है मेरे भाई? जो कि गुड्स खुद बनाकर बेचता है, बोले तो मैन्युफैक्चरिंग। आओ जी सर, सर्विस मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। इसका मतलब क्या है? जो गुड्स का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री, माल जिस इसका कारोबार किया जा रहा है। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री को खरीद के बेचेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो क्या करेंगे? खरीद के बनाकर बेचेंगे। सर्विस के अंदर कुछ खरीदा बेचा नहीं जाएगा, जस्ट सर्विसेज देंगी। तो यहाँ पे गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गुड्स तो सेल नहीं कर रहा, कॉस्ट ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट है। गुड्स तो मैं नहीं बेच रहा। इधर आइए जनाब, यहाँ पे जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट पता करनी है। उसकी कॉस्ट पता करनी है। जो इन्वेंट्री आपने बेची है, खरीदी नहीं, जो बेची है उसकी कॉस्ट बता दें। आइए दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? इन्वेंट्री को हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। सर सुने कैसे? हमने बोला दोस्त, बड़ा गौर तलमा, यहां पे मैं लिखता हूं जनाब यूनिट्स, यहां पे मैं लिखता हूं रेट, यहां पे मैं लिखता हूं अमाउंट। यहां से ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा फीफो और वेटेड एवरेज का। सुनना, बड़ा गौर तलमा, आपकी इम्तिहान में आता है, भरपूर आता है। मैंने बोला यार महीना शुरू हुआ, मैंने बोला दोस्तों महीना शुरू हुआ, फॉर एग्जाम्पल महीने का हम कॉस्ट ऑफ सेल बना रहे हैं या साल का बना रहे हैं। ओपनिंग के अंदर गौर तलबा, ओपनिंग के अंदर आपके पास पहले से कितने यूनिट थे दोस्त? 10,000। स्टोर में झांक के देखा आपने कितनी यूनिट, कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी? 10,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदा भी होगा भैया, परचेजेस। लड़के मैंने 1,00,000 यूनिट खरीदे हैं, तो कितने यूनिट में बेच सकता था? 1,10,000। इसको मैं बोलूंगा जनाब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मैं कितने बेच सकता हूं जनाब? 1,10,000। खूब बेचे। साल या महीना जो भी अकाउंट बना रहे हो वो एंड हुआ, स्टोर में झांक के देखा, गिनी तो कितने मौजूद है? तो भैया 90 कहां गए? दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो चोरी हो गए तो बिक गए। चोरी की इंफॉर्मेशन आपको बताई चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर नॉर्मली चोरी नहीं होती, नॉर्मली माल बेचा जाता है। चोरी अगर होगा तो आपको बताएगा। तो जनाब बाकी कहां गया? 90,000 बिक गया। तो मैंने क्या किया इसमें से लेस, लेस एंडिंग स्टॉक। तो मेरे पास क्या गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, एक ही बात है। कितने यूनिट बेच दिए मैंने? मुझे उसकी पैसा पता करना है, मुझे उसका पैसा पता करना है। जो 90,000 यूनिट बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है। आओ लड़के भाई,
ये जो 10,000 यूनिट है कितने के खरीदे हुए थे? फॉर एग्जाम्पल दोस्त ये 10 रुपए के हिसाब से खरीदे हुए थे, तो कितने का माल पड़ा हुआ था आपके पास? 1 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था, ऐसे ही है। ये जो आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है माल, कितने रेट पे खरीदा? अज्यूमिंग 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो कितने का माल? 1 मिलियन की इन्वेंट्री आपने परचेज की रुपए के अंदर, पैसों में, तो कितने रुपए का माल आप बेच सकते थे दोस्त? 1.1 मिलियन का। बेचते रहे। एंड में कितना बचा हुआ है? ये वाला माल बचा हुआ है, ये वाला माल बचा हुआ है, नहीं पता सर, नहीं पता सर। हमने बोला सर ये वाला माल बचा हुआ है, ये वाला माल बचा हुआ है, नहीं पता। हमने कहा फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रेट कैसा है? चाहे ये पड़ा हुआ है चाहे ये पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ 10 रुपए वाला माल ये, हाँ या ना? पड़ा हुआ कितना है? 10 रुपए वाला माल, तो जनाब उसका भी रेट कितना होगा? 10 रुपए, तो कितना हो गया बॉस? 2 लाख। तो मैंने जो 90,000 यूनिट बेचे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 9 लाख रुपए की। इसका मतलब किस रेट पे गया वो? 10 रुपए पे गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं। एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं, सुनना। कितने यूनिट बेचे मैंने? उसकी कीमत कितनी थी? खरीदारी कितनी थी? 15 रुपए का बेचा। मुनाफा कमाने के लिए तो बेचूंगा ना यार। कितना मुनाफा कमाया मैंने? 5 रुपए। ये मेरा कहलाएगा 5 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना? तो पीएनएल अपने जहन में लेकर आओ। पीएनएल के अंदर सेल्स आ रही है मेरे दिमाग के अंदर। सेल कितने से आ रही है? 90,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए। लॉजिक क्लियर? कॉस्ट कितनी? प्रॉफिट कितना दोस्त? लॉजिक समझ में आई? मैंने क्या समझा दिया? लॉजिक मैंने आपको छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना दी। इधर वर्किंग अगर मैं यूज करूं तो मैं बोलूं जनाब मैंने सेल्स किए कितने यूनिट? 90,000 यूनिट। एक यूनिट मैंने बेचा कितने का? प्राइस कितनी रखता हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए। तो दोस्तों मेरा रेवेन्यू कितना बताओगे? 90,000 मल्टीप्लाई में 15, 1350। कितना दोस्तों? सही से बताना। तो जनाब रेवेन्यू कितना मेरे पास? 1350 लेस ये जो यूनिट आपने बेचे हैं, खरीदे नहीं, ये दोस्त, ये जो यूनिट आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक ही बात है। कितनी लड़के? अबे ये नहीं ना, 9 लाख नहीं होगी। तो मुनाफा कितना आ गया? इस 450 को आप क्या बोलते हो? प्रॉफिट। लेकिन कौन सा वाला? क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ खर्चे माइनस करना बाकी है। कौन कौन से? लोगों की तनख्वाहें दोगे, एडमिन की, सेलिंग, फाइनेंस वालों की तनख्वाहें दोगे, एचआर वालों को दोगे, उनके खर्चे यार, किराया विराया पे करोगे, जिसको तुम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हो? एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसा ही है। सुने दो, सुने। तो जनाब मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो मैं सेल्स लेता हूं, कितने यूनिट बेचे वो लेता हूं। दूसरा, यहाँ पे पीएनएल के अंदर जो कॉस्ट ली जाती है वो यूनिट खरीदने वाली नहीं ली जाती, बल्कि जो यूनिट मैंने बेचे हैं उसकी कॉस्ट ली जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। एक कदम आगे। कॉपी तो नहीं करना ना, मैं भी चेंज कर रहा हूं डाटा। सुनना, ओपनिंग में कितना स्टॉक है? 10। ओपनिंग में कितना स्टॉक है दोस्त? 10। मैंने जो खरीदा है ना दोस्त, वो 12 रुपए के हिसाब से मिला। पिछले साल जो खरीदा था, जो पिछले साल की एंडिंग, तो इस साल की ओपनिंग कितने का था? वो 10 रुपए का। इस बार जो खरीदा वो कितने का? 12 रुपए का। तो दोस्त ये महंगा हो गया? होता है, कारोबार तो ऐसे ही होता है। तो कितने का हो गया दोस्त? ये 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन। तो दोस्तों ये कितना हो गया मेरे पास? ऐसा ही है, नंबर देख लेना। 1.3 मिलियन। कितना स्टॉक पड़ा हुआ था तुम्हारे पास? बेचते रहे। स्टोर में झांक के देखा सिर्फ कितना पड़ा हुआ है? कितना बेच दिया? 90,000 बेच दिया। कितना बेच दिया? एंड में कितना बचा हुआ है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला कि ये वाला? सवाल। अब कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। अच्छा, ये नहीं लिख रहा मैं इसकी। अब कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, सर आप मेथड कौन सा यूज करते हैं? सुनिएगा। हमने बोला देखिए हम मेथड यूज करते हैं जो माल पहले खरीदा हुआ है उसको पहले बेच देते हैं। हमारे पास थोड़ा एक्सपायरी का मसला होता है। दवाई वाई, मेडिकल स्टोर, केमिकल शेमिकल, सर इसकी डेट होती है। ऐसा नहीं कर सकते जो लेटेस्ट आता खरीदता जा रहा है उसको बेचता जाए। पुराना पड़ा हुआ सड़ गया वो तो लॉस हो जाएगा। जो पहले खरीदा हुआ उसको पहले बेचेंगे,
जैसे कि जो आपके पास FMCG है, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, वो ये मेथड फॉलो करती हैं। खराब हो जाएगा बॉस। जो फैशन इंडस्ट्रीज है वो ये फॉलो करती हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रीज ये फॉलो करती हैं। सर कौन सा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन, ये तुम लोग PRC के अंदर पढ़ चुके हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा गया उसको पहले बेचा जाएगा। दोस्तों पहले कितने बेचे तुमने? पहले जो 10,000 थे वो सारे के सारे बिक गए, तो बचे हुए कौन से हैं? करंट वाले। यानी कि जो माल बचा हुआ है 20,000, वो कौन सा वाला बचा हुआ है? 12 रुपए वाला। कितना हुआ दोस्तों? 24,000 तो नहीं होगा, हाँ 2,40,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? 9 लाख। बताओ ना, 1060 क्या लिखूं? 960 सही बताना। अबे यार ऐसे नहीं करो यार, अबे ऐसा नहीं करो यार, मतलब कैलकुलेटर यूज कर लो। अल्लाह पाक ने उंगलियां दी हैं, किसके लिए दी हैं भाई? अल्लाह पाक ने उंगलियां किसके लिए दी हैं? तस्बीह पढ़ने के लिए हैं, कैलकुलेटर यूज करने के लिए, दो काम के लिए ना यार। तो बता दे भाई, 1060 ऐसा ही है। तो जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी मेरे पास? 1060, हाँ के ना? तो जनाब ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 290। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसका बन रहा है दोस्त? ट्रेडिंग वाला। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाता हुआ चल रहा हूँ, कौन सा वाला? फीफो और वेटेड एवरेज वाला। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? फीफो के हेडिंग बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स के हिसाब से लिख के इसको 2 मिनट के अंदर कॉपी करो। फिर मैं इसी एग्जाम्पल को वेटेड एवरेज के साथ करा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे ले आऊंगा तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो हमारा जो अगला चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, जिसके अंदर हम लोग फीफो वेटेड एवरेज पढ़ेंगे, जो इम्तिहान में आता है 10 से 15 मार्क्स का। मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दे दिया। चलो मेरे दोस्तों शुरू हो जाओ। 2 मिनट के अंदर कॉपी करना है। कॉपी स्पीड में इसलिए करेंगे क्योंकि अब आपका ये रिटन पेपर है दोस्त, पेपर बहुत लेंदी आता है, तो उसके लिए भी तो तैयारी करनी है। चले दोस्त सुने, हमने बोला यार देखें, आपने ओपनिंग की जो इन्वेंट्री थी जो कि पिछले साल खरीदी, वो कितनी की खरीदी आपने? इस साल कितनी की खरीदी? बेचते रहे। कौन सी वाली बेची? पहले 10 वाली बेची। फीफो है फर्स्ट इन, जो पहले आया वो पहले बिक गया। यानी कि आपने कितना बेचा? 90,000। इस 90,000 का जो माल आपने बेचा है दोस्त, इसका जरा ब्रेकअप बता दीजिए। अभी बता देते हैं इसका ब्रेकअप। इसका ब्रेकअप कुछ ऐसा है कि जनाब 10,000 यूनिट जो बिके हैं वो 10 रुपए वाले बिके हैं, ऐसा ही है। बकाया बाकी कितना? 80,000। वो कौन सा वाला बिका है? 12 वाला। ये हिसाब किताब बना। ये कितना हो गया दोस्त? 1 लाख। और ये कितना? 9,60,000। तो ये इसका ब्रेकअप आप ऐसे भी कह सकते हो। फिट हो गया? ठीक हो गया सर। अब सुने, हमने बोला यार हमारे लिए ना बड़ा मुश्किल होता है इसको बाइफिकेट करना, कि पहले ओपनिंग वाला बेचा जाए बाद में करंट वाला बेचा जाए। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो एक ही जैसी होती है। एक्सपायरी की भी कोई टेंशन नहीं है, चीज़ भी एक जैसी होती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री के लिए जो शुगर केन चाहिए, गन्ना चाहिए, वो जब सीजन होता है, जब गन्ना कटकर आता है, तो एक गांव से खरीदा, तो सर पहले वो खरीदा। अब एक ही चीज़ तो है भाई, इसको जो बेचा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, एक साथ ही कर दे भाई। क्या ओपनिंग वाला अलग रखो? कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो उस वैसी इंडस्ट्री फिर कौन सा मेथड फॉलो करती है? दोस्तों? इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। तुम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं उसको? क्या? क्या एब्रीविएशन है? एवरेज। वी से वेटेड कैसे आएगा? अच्छा ये नहीं पता। एवरेज वेटेड, एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज वेटेड। अच्छा AV फॉर एवरेज, CO फॉर कॉस्ट। भाई वाह सही है। खैर पता नहीं, छोड़। वेटेड एवरेज का मतलब ये दोस्त भाई कि ओपनिंग में जो लिया, अभी जो लिया, उसका रेट अलग अलग था, मैं मानता हूं, लेकिन इशू करते हुए मैं कंट्रोल नहीं रख सकता, तो इशू जो किया जाएगा वो एक ही से किया जाएगा। सुने, आपने जो ओपनिंग में माल खरीदा दोस्त, वो कितने का खरीदा? नया खरीदा, कितने पे खरीदा? तो टोटल आपके पास कितने के गुड्स हो गए? 13 लाख के कितने यूनिट हो गए? अफेक्टिवली मैंने बोला आपने जो माल बेच सकते थे वो कितने का बेच सकते थे? 1.3 मिलियन का। और कितने यूनिट बेच सकते थे?
1,10,000 का तो इफेक्टिवली आपको 1 kg 1 यूनिट कितने का पड़ा? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त, हमने कैलकुलेट किया है वेटेड एवरेज रेट। कह सकता हूं कितना मेरे भाई? कितना? 11.81। ऐसा हमने बोला जनाब आपने जो गुड्स खरीदे हैं उसका जो इफेक्टिव रेट बना है वो 11.81 बना है। बात मानते हैं? बेचते रहे, एंड में जो स्टॉक बच गया, कितने यूनिट बच गए बॉस? एंड में जो आपके पास यूनिट्स बच गए, कितने बच गए बॉस? 20,000। ओपनिंग वाले हैं कि ये वाले हैं? ओपनिंग वाले हैं कि ये वाले हैं? सर दोनों में से होंगे। हमें ओपनिंग और करंट को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, हम एवरेज कर रहे हैं। तो भैया एवरेज रेट इसका कौन सा लिया जाएगा? 11.81। कितना बना दोस्त? कितना बना दोस्त? 2362 फिट हो गया दोस्त। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी मेरे भाई? सर वो ऊपर वाला नहीं फिर 1 लाख। हाँ ये चेंज होगा ना? नहीं ये नहीं होगा, डिवाइड करके तो रेट निकाला है, वो पॉइंट्स की वजह से फर्क आ रहा होगा क्योंकि कैलकुलेटर में लंबी फिगर चल रही है। कितना मेरे भाई? दोबारा 10638। हाँ 800। ऐसा चले बॉस, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा लड़के? मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 236,200 नहीं 23 सॉरी, मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी वो आ जाएगी 10638,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? गलत है? ऐसा ठीक हो गया। तो माइनस करो दोस्त, कितना? 286,200। क्या बात समझ आई? तो मैंने यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट दे दिए मेरे भाई। कौन कौन से दे दिए? फीफो और वेटेड एवरेज के। फीफो और वेटेड एवरेज के मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिए। क्या सबों को बातें समझ में आ गई? पक्का दोस्त? फिर आपको मैं 2 मिनट देता हूं, उसको जरा कॉपी करो और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। चले मेरे दोस्त, बात को आगे लेके चलते। फीफो वेटेड एवरेज समझ में आ गया मेरे दोस्तों? आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गया? चले सर आइए दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा। तो जनाब बात ये समझ में आई कि हमारे पास जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, हमारे पास बातें नहीं बहन, बातें नहीं, हमारे पास जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो? इन्वेंटरी को खरीदते हो और बेचते हो। सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट। सर्विस प्रोवाइडर में कोई चीज खरीदी बेची नहीं जाती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बनता यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बनती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बनता। और तीसरा कारोबार कौन सा होता है मेरे पास? मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करता है? गुड्स को खुद बनाएगा फिर बेचेगा। पहले गुड्स को बनाएगा और फिर बेचेगा। तो जनाब इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनेगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट नहीं बनेगी, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनेगा फिर बिकेगा। ऐसा कौन सा कारोबार है दोस्त? ये पहले गुड्स को बनाया जाएगा फिर बेचा जाएगा। गुड्स बनता है कितनी चीजों से? 4। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और आपके पास जो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दोस्त वो 4 है। कौन कौन सी? शॉर्टकट लिख रहा है मैं, समझ जाएगा क्या शॉर्टकट लिखा मैंने? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री। और इन 4 चीजें गुड्स बनेगा तो पहले अपन को क्या करना है? गुड्स को बनाना है फिर बेचना है। एक बात। दूसरी बात, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहा हूं फॉर एग्जांपल जनवरी की, जनवरी 2025 की। क्या दिसंबर, अच्छा जनवरी 2025 में मैंने शर्टें सीना शुरू की। गारमेंट फैक्ट्री है, कपड़ा हम लोग लेते हैं। तो कपड़ा मेरे पास क्या है? रॉ मटेरियल, जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। रॉ मटेरियल, फिर मजदूर उसको काटेंगे, फिर उसको सिएंगे, फिर उसको इस्त्री करेंगे, फिर उसको पैक करेंगे। जनाब ये मेरे पास क्या है? लेबर। अगर किसी को रॉयल्टी शॉयल्टी पे करनी है तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा?
प्राइम कॉस्ट फिर क्या रह जाएगा, फैक्ट्री के खर्चे, बिजली का बिल, गैस का बिल, और अपना लेबर की जो भी मेंटेनेंस है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, रेंट है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। दोस्त सुने, सबसे पहले गुड्स को बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी के महीने में 10,000 शर्टें सीना शुरू की, क्या सारी सिल जाएंगी? 31 जनवरी को बिल्कुल 10,000 शर्टें बिल्कुल तैयार, फ्लोर खाली, सुबह आएंगे फिर नया कपड़ा मंगवाएंगे, ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होता। 31 जनवरी को जब शाम में फैक्ट्री आप बंद करोगे तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसकी अभी कटिंग हुई होगी, जिसकी भी आस्तीनें सिलना बाकी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिस पे इस्त्री होना बाकी होगी। इसको तुम क्या कहोगे? वर्क इन प्रोसेस। 31 जनवरी का वर्क इन प्रोसेस, 31 जनवरी का। इसी तरह से 31 दिसंबर में यही हुआ होगा। जब 31 दिसंबर की शाम तुमने कारखाने फैक्ट्री को ताला लगाया, बंद किया, तो क्या सारी शर्टें सिल के पैक होकर साइड पे लग चुकी थी रैक के अंदर? नहीं, बल्कि कुछ शर्टें थी जो कि आधी कटिंग हुई थी, आधी नहीं हुई थी, कुछ थी जो आधी सिली थी, थोड़ी सिलना बाकी थी। उसको तुम क्या कहते हो? वर्क इन प्रोसेस। कब का था ये? दिसंबर 31 का। क्या उसको दिसंबर 31 की शाम में फैक्ट्री को ताला लगाने से पहले बोरे में बंद करके फेंकते हुए जाओगे? नहीं। क्या करोगे उसका? 1 जनवरी अगली सुबह के उस पर काम करोगे। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जनवरी में जो तुमने शर्टें सीना शुरू की वो सारी सिल जाए, जरूरी नहीं है। कुछ सिलेंगी, कुछ अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। इसी तरीके से जनवरी के अंदर कुछ ऐसी शर्ट भी आएंगी जो कि दिसंबर में पूरी नहीं हो पाई थी, वो तुम जनवरी में पूरी करोगे। हाँ या ना? हाँ या ना? एग्री करते हो? किसी को कोई एतराज नहीं है? चलो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं मैन्युफैक्चरिंग की वाले की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहा हूं। गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर बनाया जाएगा, फिर बेचा जाएगा। गुड्स को बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी कॉस्ट? आओ लड़के, सबसे पहले मैं लिखेगा यहां पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखने वाला है? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। सर मटेरियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मटेरियल एक चीज है, मटेरियल एक स्टॉक है, एक इन्वेंट्री है। उस कहां पड़ी हुई होती है? स्टोर के अंदर। पहले स्टोर से लाया जाएगा और फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ या ना? तो जनाब डायरेक्ट मटेरियल में कैसे निकालूंगा? सबसे पहले सेम ऐसा ही मैं बोलूंगा, जनाब ये बताइए कि डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है? मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है? हाँ नहीं, हमने तोड़ा था ना मटेरियल को, 2 कैटेगरी में तोड़ा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो यहां चला गया ना, ये डायरेक्ट है। रॉ मटेरियल का मतलब दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वैसे जब क्वेश्चन खाली हो, खामोश हो, सिर्फ रॉ मटेरियल या सिर्फ मटेरियल कहा जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो हमेशा डायरेक्ट मटेरियल। चले दोस्त, तो मेरे पास ओपनिंग में फॉर एग्जांपल जनाब 20,000 रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ था। कितने का मटेरियल पड़ा हुआ था ओपनिंग के अंदर? 20,000 का। फिर लड़के उसमें मैं ऐड कर दूंगा कितना मटेरियल आपने परचेस किया। परचेस करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लगेगी, परचेस करेंगे तो कुछ रिटर्न भी करोगे, परचेस करोगे तो रास्ते की इंश्योरेंस भी लगेगी। इन सबको ऐड वेड कर दिया जाता है, रिटर्न शिटर्न को माइनस कर दिया जाता है। मैंने बोला दोस्त नेट फिगर बता यार, मतलब ऐड वेड लेस वेस सब करके बता, नेट करके बता। तुम लोग IS 2 के अंदर पढ़ चुके होगे, PRC के अंदर पढ़ा। IS 2 मैंने शायद गलत नाम दे दिया, लेकिन इन्वेंट्री के चैप्टर तुमने PRC में पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन को ऐड कर देंगे और रिटर्न शिटर्न को माइनस कर देंगे। बोले तो नेट फिगर बताइए दोस्त। नेट फिगर मैंने 2 लाख का मटेरियल खरीदा। कितने का मटेरियल खरीदा मैंने? 2 लाख का। तो जनाब ओपनिंग में कितने का मटेरियल पड़ा हुआ था? 20 का। कितने का खरीदा मैंने? 2 लाख का। इसका मतलब जनाब मैं 2,20,000 के मटेरियल को इस्तेमाल कर सकता था। इसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसका मतलब जनाब डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। मैं इसको इस्तेमाल करता रहा। जब महीना खत्म हुआ तो मैंने बोला हाँ भाई स्टोर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था। अबे भाई 2,20,000 का अवेलेबल था, कितना पड़ा हुआ है? 15,000 का। तो 2,05,000 कहां गया? 2 ऑप्शन है सर, या तो चोरी हो गया या तो इस्तेमाल हो गया। चोरी का डेटा आपको देगा। कंपनी में नॉर्मली चोरी नहीं होती, नॉर्मली क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हो गया ये वाला नंबर? हो गया वाला नंबर। ओपनिंग में कितने रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ था?
सर फैब्रिकेट नहीं करेंगे ये टायर तो खुदा का खौफ कर यार। चलो सही। ओपनिंग में कितना ऐसे थोड़ी गुजारा होता है। सर हम फैब्रिकेट नहीं करेंगे डायरेक्ट मटेरियल में भी ये डायरेक्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड है, ये सब आएगा 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 सब आएगा सब आएगा मेरे दोस्त। ओपनिंग में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, खरीदा कितना मैंने, तो कितना मटेरियल अवेलेबल था, 2,20,000 इस्तेमाल करते रहे एंड में कितना बचा हुआ है 15,000। तो दोस्त कितना इस्तेमाल कर लिया मैंने, 2,05,000 का। फिट है, एक मसला हल। इस्तेमाल किसने किया होगा, लेबर ने। तो सर तनख्वाह लेंगे, पैसे में से लेंगे। आओ जी, लेबर की कॉस्ट। सर लेबर की तनख्वाह कैसे बनती है, डायरेक्ट लेबर की तनख्वाह कैसे बनती है, लेबर गए, इन्होंने सुबह टाइम इन किया, शाम में जाते हुए टाइम आउट किया, तनख्वाह बन गई। घंटों के हिसाब से शीट निकला है, कितने घंटे इस बंदे का क्या रेट है, इनकी तनख्वाह बन गई। इस लेबर की जो तनख्वाह बनी है वो फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 की सैलरी बनी है। लेबर की तनख्वाह कितनी बनी है, 2,50,000 की। फिर हमने बोला जनाब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, यानी कि हम किसी को रॉयल्टी शॉयल्टी भी पे करते हैं, या कोई स्पेशल टूल्स भी है। डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर एग्जांपल जनाब जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जनाब 25,000 का है। ऐसा तो जनाब हम लोगों ने बेसिक के अंदर डिस्कस किया था, मैंने आपको सिखाया हुआ है, पढ़ाते हुए कॉपी नहीं करते। याद रखे ना यार, कॉपी करने पे पेपर पास नहीं होता, समझने पे याद करने पे होता है भाई। जितना अच्छा खूबसूरत रजिस्टर बनाएंगे उस बेस पे पर्चा पास नहीं होता, टाइम पे कॉपी करेंगे पर्चा से पास नहीं होता, समझेंगे उसे होगा ना। सुने मेरे दोस्त, मटेरियल आपने कितना लगाया, लेबर आपने कितनी, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम कॉस्ट। क्या होती है दोस्त प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। बताएं लड़के प्राइम कॉस्ट कितनी, बताइए दोस्त प्राइम कॉस्ट कितनी, 4,80,000। दोस्तों लेबर भी लग गया और डायरेक्ट एक्सपेंस भी लग गया, क्या लगना बाकी है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे हम लोग। फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड का जो खर्चा है 1,20,000 का है, बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया, इंश्योरेंस, अला बला सारे खर्चे मिला मिलू के कितने का पड़ा मुझे, 1,20,000। तो दोस्त सुने, मैंने मटेरियल लगा दिया, मैंने लेबर लगा दी, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिया। तो दोस्त कितनी कॉस्ट लगा चुका हूं, 6 लाख रुपए की कॉस्ट लगा चुका हूं। गुड्स तैयार होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000, मैंने जो मटेरियल इशू किया वो मैंने 10,000 मटेरियल इशू किया, 10,000 शर्टों बनाने के इशू हुए। क्या 10 के 10,000 शर्टें सिल गई होंगी, जरूरी नहीं है। 31 दिसंबर को क्या फैक्ट्री को, जब तुम 31 जनवरी को जब फैक्ट्री को तुम ताल लगा के बंद करोगे और अगली सुबह खोलोगे तो क्या फ्लोर तुम्हारा जहां पे शर्टें सिली जा रही है, कटिंग हो रही है, इस्त्री हो रही है, खाली पड़ा होगा। शाम 5 बजेंगे, बेल बजेगी, छुट्टी होगी तो लेबर तो जो सामान था वहीं छोड़ के खर्चे निकल जाएंगे। वो ये थोड़ी करेंगे यार इस शर्ट को भी सीने में 2 घंटे बाकी है तो सी के जाओ, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है आपने जो कॉस्ट लगाई है कितनी, जरूरी नहीं है कि इस 6 लाख में से आपके सारी की सारी शर्टें सिल चुकी हो। इसीलिए अल्फाज सुनना, इसके लिए मैंने क्या अल्फाज यूज किया है, टोटल मैन्युफैक्चर्ड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब ये गुड्स, ये कॉस्ट लगी है गुड्स को बनाने के लिए, तैयार हुए या नहीं हुए बात की बात है। अब सुनना, कब की कॉस्टिंग कर रहा हूं, 31 दिसंबर को कुछ शर्टें ऐसी थी जिसपे इस्त्री होना बाकी थी और पैकिंग होना बाकी थी, इस्त्री और पैकिंग होना बाकी थी। कब होगा काम, जनवरी में इस्त्री हुई होगी। इस्त्री का जो ये शर्ट सिलना कब शुरू हुई थी, दिसंबर में। इस्त्री की नौबत कब आई है, तो बिजली का बिल जो आएगा वो जनवरी में इस इस्त्री को सीने के लिए जो बिजली का बिल आ रहा होगा किसमें आ रहा होगा, इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर शामिल है। मजदूर जो इस्त्री कर रहे हैं वो तनख्वाह जो इस्त्री करने की ले रहे हैं, जो घंटे इस्त्री करने के लग रहे हैं, वो किसके अंदर होगा, हाँ या ना, बात मानते हो। और इस शर्ट पे जो सिलाई की होगी उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो कॉस्ट है, वो इस शर्ट में कब लगी होगी, दिसंबर के अंदर, हाँ या ना। कटिंग वाले मजदूर की तनख्वाह कब लगी होगी, दिसंबर के अंदर। बात समझ में क्या कहना चाहिए, इसका मतलब दोस्त कि कुछ शर्टें ऐसी थी जो कि 31 दिसंबर में कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन उस पर कुछ खर्चा हुआ है। वो कब कंप्लीट हुई है,
थोड़ी कॉस्ट दिसंबर में लगी है उन शर्टों पे और थोड़ी कॉस्ट इधर लगी है जनवरी में। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है 60,000, इसमें मुझे फॉर एग्जाम्पल 50,000 की कॉस्ट में और ऐड कर रहा हूं। ये वो वाली कॉस्ट है जो पिछले साल 31 दिसंबर को शर्टें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जो तुम जनवरी में कंप्लीट करोगे। इसको तुम क्या कहते हो? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल इस बार तुमने कितनी शर्टें सीना शुरू की है? 10,000। पिछले महीने 2,000 शर्टें नहीं सिल पाई, तो इस महीने तुमने कितनी शर्टें सीनी है? 12,000। तो ये जो कॉस्ट है 6 लाख की, वो तो 10,000 शर्टों की कॉस्ट है। 2,000 की कॉस्ट कितनी है? लॉजिक समझ में? मैंने क्या समझा दिया वर्किंग प्रोसेस का? कितनी शर्टें सी सकते थे तुम? 10,000। और पिछले महीने की कितनी? 2,000। तो टोटल कितनी? क्या सब सीधी होंगी? कुछ 31 जनवरी में बच गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल 1,000 बच गई। फॉर एग्जाम्पल कितनी बच गई? क्या उस पर स्त्री नहीं हुई? क्या उस पर लेबर ने थोड़ा बहुत तो काम किया हुआ होगा ना? कुछ तो किया होगा ना? कितना काम किया हुआ है दोस्त? अज्यूमिंग 30,000 का काम किया हुआ है। अज्यूमिंग कितना काम किया हुआ उस पर? क्या वो शर्ट तैयार हो चुकी है, बिकने के लिए गोदाम पहुंच गई है? नहीं, वो तो अभी फ्लोर पे ही है। 31 जनवरी आ गया, 1 फरवरी को उस पर सिलाई विलाई स्त्री करेंगे। थोड़ा बहुत काम बाकी है इन शर्टों के ऊपर। तो मैं कितनी कॉस्ट थी उसकी, मैंने माइनस कर दिया। तो कितना बना दोस्त? 6 लाख। इसको मैं कह सकता हूं 6 लाख हजार की वो कॉस्ट है जो शर्ट आपकी तैयार हो गई है। कितनी शर्टें तैयार हुई है? 10 नहीं, कितनी? 11,000। कितनी मैंने बनाना शुरू की थी? 10,000। 2,000 पिछले महीने से तैयार नहीं हुई थी, वो वसूली मुझे। कितनी शर्टों पे काम कर रहा था मैं? 12,000 पे। इस महीने 1,000 पे शर्ट पे काम नहीं हो पाया, जो कि फरवरी में होगा। तो कितनी शर्टें मैंने कंप्लीट की दोस्त? 11,000। एग्री करते हो? बात समझानी है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो दोस्त ये 11,000 शर्टों की कॉस्ट है जो कि तैयार हो गए। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स रेडी। ये वो शर्टों की कॉस्ट है जो रेडी तैयार हो गई है। कॉस्टिंग की जबान में क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बात समझ में आई मैंने क्या समझा दिया? और इसको मैं क्या बोलूंगा? लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। यानी कि कितनी शर्टें तुमने इस बार बनाना शुरू की हैं? 10,000। पिछले महीने से कितनी शर्टें तुम्हें मिली जो पिछले महीने पूरी नहीं हो पाई थी? थोड़ा बहुत काम बाकी था, तुमने इस महीने किया 2,000। तो कितनी शर्टों पे काम तुम कर सकते थे? 12,000 पे। सब कंप्लीट नहीं कर पाए। 31 जनवरी को 1,000 शर्टों पे काम नहीं हो पाया, जो कि कब होगा? फरवरी में होगा। तो हटाओ उसको। तो कितनी शर्टों पे तुमने काम कर लिया? 11,000 शर्टों पे काम कर लिया। उसकी कॉस्ट कितनी है? 6,20,000 की। बात समझ में आई? पक्का? जो इस महीने 1,000 शर्ट पे काम नहीं हो पाया, वो कब होगा? फरवरी के अंदर। वो फरवरी की ये क्या बन जाएगी? ओपनिंग। इस तरह सारा काम, सारी जिंदगी इस तरह ओपनिंग एंडिंग चलता रहेगा। बात समझ में आई? मैंने हाँ, जब फैक्ट्री बंद की जाएगी, बस खत्म, बहुत काम कर लिया, आखिरी पीएनएल बनेगा, फैक्ट्री को ताला लगा के जाएंगे, क्या फ्लोर पे कुछ माल छोड़ के जाएंगे? अब वर्किंग प्रोसेस कैसा आएगा? 0। क्या आपने सोच लिया भाई कहानी खत्म? बस नहीं, मैंने क्या समझा दिया? चले दोस्तों आगे बढ़े। ये मेरे पास है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। जो गुड्स मैंने रेडी कर दिए, तैयार कर दिए, तैयार करके कहां रखोगे? गोदाम में, वेयरहाउस में, कोई भी नाम दे दो, स्टोर में। कितनी शर्टें तुमने कंप्लीट की है? सब बिक जाएंगी भाई, जरूरी नहीं है। गोदाम में गए तुम 11 बोली थी ना मैंने? गोदाम में तुम गए 11,000 शर्टें रखने के लिए। जैसे ही गोदाम खोला, पहले से ना 5,000 शर्टें पड़ी हुई थी। कहां से आई भाई? पिछले महीने जो नहीं बिक पाई, सर क्या करेंगे? फेंक देंगे? इस महीने बेचेंगे। तो जनाब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग। इस बार तुमने 6,20,000 का माल कंप्लीट किया। पहले से गोदाम में कितनी शर्टें पड़ी हुई थी जो पिछले महीने नहीं बिक पाई? फॉर एग्जाम्पल 40,000 की। तो तुम कितने का गुड्स बेच सकते थे? 6,60,000 का गुड्स सेल कर सकते थे। इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतने का गुड्स मैं सेल कर सकता था। बेचते रहे, साल खत्म हुआ तो जनाब आपके पास फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 5,000 शर्ट रह गई हैं। बाकी कहां गई? बिक गई। सर जो शर्ट आपके पास एंड में बची है, फॉर एग्जाम्पल दोस्त, उसकी कॉस्ट है 20,000 की। बाकी 6,40,000 की गुड्स आपके सेल हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
इसको मैं क्या बोलूंगा, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। क्या आप बात समझ में आई? तो जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी लेंथी बनती है। जनाब डेटा कहां से आएगा? वर्क इन प्रोसेस का डेटा 50,000 30,000 ये तुम सीखोगे। तुम्हारे पास एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, तुम वहां सीखोगे कि ये नंबर बनेगा कैसे, ये नंबर बनेगा कैसे। डन हो गई बात? ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि जनाब सुनो, तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर है जो तुम लोगों ने पढ़े ने, हमने सिलेबस लिखा था, निकालो सिलेबस। पूरा सिलेबस यहां पर है तुम्हारे पास, पूरा सिलेबस तुम्हारे पास यहां पर है, निकालो सर। पहला चैप्टर कौन सा है? इन्वेंट्री वैल्यू। एंड में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 15,000। एंड में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? जनाब फीफो से लूंगा कि वेटेड एवरेज से लूंगा? सीखा था हमने भी यहां पे। फीफो से लेंगे या वेटेड एवरेज से लेंगे? सीखा था हमने भी यहां पे। ये पहला चैप्टर है तुम्हारा। फिर मैंने क्या लिखा? लेबर को मैं तनख्वाह कितनी दे रहा हूं? 2,50,000। लेबर दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है? तो जनाब जो मजदूर जिसको मैं तनख्वाह दे रहा हूं, कितनी तनख्वाह मैं यहां पे लिखूं और कितनी तनख्वाह मैं उसकी फैक्ट्री ओवरहेड में। कहां सीखेंगे हम लोग? लेबर कॉस्टिंग के अंदर। तीसरा चैप्टर फैक्ट्री ओवरहेड। सर मुझे एक बात बताइए, ऐसे ही एक बात बताइए कि जनाब मुझे प्रोडक्ट की ना प्राइसिंग करनी है, साल के शुरू में करेंगे, साल के आखिरी में करेंगे? हमारी कोशिश होती है गुड्स बिके कब? ऑर्डर आने से पहले बिक जाए। हम चाहते हैं कि गुड्स हमारा पहले बिक जाए। अगर नहीं तो जैसी माल बना उसी दिन बिक जाए। तो प्राइसिंग तो तुम्हें पहले करनी पड़ेगी। तो बिजली का बिल कब आता है? महीना खत्म होने के बाद। तो सर मैं कैसे करूं, कैसे पॉसिबल है ये? मुझे तो कॉस्ट ही नहीं पता। तो एस्टिमेट कर लें, बाद में एक्चुअल आएगा तो आगे पीछे कर लेंगे यार, ओवर एंड अप्लाइड कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो जनाब वो हम यहाँ सीखेंगे। अगला चैप्टर मैंने कौन सा लिखवाया? वो भी फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर टुकड़े हो जाते हैं जनाब। और इनकम स्टेटमेंट जो मैंने आपको बनाई है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाई है, मार्जिनल से भी बनती है और एब्जॉर्प्शन से भी बनती है, सेम ऐसी पैटर्न। और ये जो आपने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग लिखा है जनाब, ये आप प्रोसेस कॉस्टिंग से भी सीखते हैं और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से भी। और वो एंट्रीज है सारी के कॉस्ट कैसे फ्लो कर रहा है, ये तो आपने स्टेटमेंट बना दी है कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो एंट्रीज के थ्रू रूट होगा ना भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट तो एंट्री के थ्रू आ रही होती है, वो कैसे आएगी वो सीखेंगे। और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, प्रोसेस कॉस्टिंग के तहत। और भाई हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे एक एक प्रोडक्ट नहीं होता। क्या होता है सर? एक प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं। जिस तरह से ऑयल रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, मिट्टी के तेल भी निकलता है। उसकी कॉस्टिंग कैसे की जाए? एंड में जो स्टॉक पड़ा हुआ है सर, उसकी वैल्यू क्या होगी? जॉइंट एंड बाय में सीखेंगे। और वेरिएंसेस आपने पहले सोचा और बाद में एक्चुअल में कुछ हुआ तो डिफरेंसेस निकालो। और टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है जी, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आप प्राइसिंग जो वो पहले से कर लेते हैं। और हाँ, सीवीपी एनालिसिस कि जनाब आप कितने यूनिट बेचें, क्या आपको ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस आए। कितने यूनिट बेचें तो ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो मतलब इनकम स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए तो चाहिए होगा ये। और रेलेवेंट कॉस्टिंग, अगर मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त, आपकी फैक्ट्री है, गारमेंट, आप शर्टें बनाते हो, सीते हो और मार्केट में बेचते हो, कारोबार चल रहा है। चेस वालों ने आपसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला यार हमारे लिए ना शर्टें बना दो, 14 अगस्त की आप हमारे लिए शर्टें बना दो। हमने बोला सर आप क्या हर महीने ऑर्डर देंगे? उसने बोला नहीं, ये वन टाइम ऑर्डर है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। प्रॉफिट आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, लॉस आएगा तो। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सेल माइनस कॉस्ट ऐसे निकाली जाती है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर दोस्त, आप जो इन्वेंट्री परचेस कर रहे हो, कितनी खरीदे? पूरे साल का स्टॉक एक साथ खरीद ले या थोड़ा थोड़ा करके खरीदे, वो सीखोगे। तो तुम्हारा जो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है वो सारा का सारा यहाँ घुसा हुआ है। बात समझ में आई मैंने क्या सिखा दिया? पक्का? चलें दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा टाइम 5 मिनट देता हूँ, इसको जरा कॉपी करें और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। सबसे पूछते रहेंगे ना तो डिसीजन नहीं हो पाएगा।
यूएस का नहीं डिसीजन ऊपर से आता है, बस भाई ये है, ये करना आपने, बस इसको अंदर करना, इसको बाहर करना, ये करना है, वो डिसीजन आ गया वो करना, जैसे करो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ चले बॉस आगे बढ़ते हैं भाई, सुने 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 सुनो सुनो सुनो, कैसा बेहतरीन, अबे सीखो, ये तुम लोगों को मैं चीजें सिखा रहा हूँ, जब कोई ऐसी अनछंड बातें करें ना तो इस तरह से बात को पलट दो। चलो दोस्तों एक छोटी मोटी एग्जाम्पल करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना सीखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगी कैसे, फिर तुम लोग एक नई चीज पे लेकर आता हूं। चले दोस्तों, नंबर्स मिटा दूं सारे, चले दोस्त सुने, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं जनाब ओपनिंग स्टॉक, यहां पे मैं लिख रहा हूं जनाब क्लोजिंग स्टॉक, सारा का सारा डेटा मैंने किस में दिया आपको, रुपीस में। सुनेंगे जनाब, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ओपनिंग मेरे पास अज्यूमिंग 10,000, 12,000, 15,000, 25,000, 18,000 और 16,000। ठीक हो गया दोस्त? परचेजेस है मेरे पास नेट, यानी कि इसके अंदर सारी चीजें एडलेस हो गई हैं, वो है जनाब 4 लाख की। ठीक हो गया जी। उसके बाद है मेरे पास जनाब फैक्ट्री, उसके बाद है मेरे पास जनाब डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बारे में मैं लिख रहा हूं जनाब 1 लाख। गौर से सुनना, गौर से सुनना। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में मैं लिख रहा हूं 80,000। रिक्वायरमेंट में मैं आपको बोल रहा हूं जनाब कि आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दीजिए। मैंने इस सवाल के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, क्या करेंगे? हो गई नहीं जीरो, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत कम कंपनीज के अंदर होता है। हाँ, लेकिन अगर मैं तुमको परचेजेस ना दूं मटेरियल की, इसका मतलब निकालनी पड़ेगी, कुछ डाटा मिसिंग है। अगर मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड ना दूं तो इसका मतलब कोई डाटा मिसिंग है, निकाल, ये कॉस्ट होती है, इसके बगैर कारखाने नहीं चलते। लेबर अगर ना दूं तो सर इसका मतलब मिसिंग है, डाटा फाइंड आउट करें। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस ना दूं तो सर इसका मतलब है कि जीरो है। अगर मैं आपको परचेज रिटर्न ना दूं इसका मतलब जीरो है। लेकिन अगर परचेज ना दूं तो सर मिसिंग है, निकालनी पड़ेगी, परचेज रिटर्न नहीं होता सम टाइम। अगर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ना दूं, ट्रांसपोर्टेशन इन ना दूं तो इसका मतलब जीरो। बात समझ में आ रही? ये चीजें जीरो होती है, लेकिन परचेज जीरो हो, लेबर जीरो हो, फैक्ट्री ओवरहेड जीरो हो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बात समझ में? मैंने क्या समझा दिया? पक्का? चले दोस्तों, मुझे जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना के दोगे? फॉर्मेट तुम्हारे सामने आपको मैं देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। हाँ चले जनाब, चले दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं मेरे भाई। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग कितना है मेरे पास? मटेरियल ओपनिंग है मेरे पास 10,000। परचेजेस कितनी है लड़के? 4 लाख। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना है? 4,10,000। खूबसूरत हो गया। उसके बाद है मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग दोस्तों कितना है? 12,000। तो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 390। बेहतरीन हो गया। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर कितना लड़के? 1 लाख। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रहा तो जीरो। मैंने आपको इसकी कहानी सुना दी थी सारी। तो जनाब मेरे पास प्राइम कॉस्ट कितनी? 498,000। उसके बाद है मेरे पास एड फैक्ट्री ओवरहेड लड़के कितना?
80,000, तो मेरे पास आ जाएगा भैया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना 578, ये कहना चाह रहे हो। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना 15,000, फिर क्या है मेरे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना 25,000, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना 5,680,000, फिर है मेरे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना 18,000, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना 5,86,000, फिर है मेरे पास फिनिश गुड्स एंडिंग कितना है बॉस 16,000, तो मेरे पास आ जाएगा जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 570। ये कहना चाह रहे हो सब हमारे साथ हैं, कोई पीछे तो नहीं रह गया, कोई सब हमारे साथ है कोई पीछे तो नहीं रह गया। सुनो सर सुने, हाँ मैंने क्या लिखा सवाल के अंदर, सब आ जाओ, सब साथ है ना हमारे, पीछे तो नहीं रह गए, मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करवा रहा हूं। सुनो कौन रह गया पीछे, सुनो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने क्या लिखा 80,000। एग्जाम में ना इस तरह से नहीं आता, बच्चों वाले सवाल नहीं आते, कैसे आएगा वो सीखो। फैक्ट्री ओवरहेड है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यूं होगा, कर लोगे? कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या है फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना है, मतलब इस अंग्रेजी को मैं जरा मैथ्स में कन्वर्ट करता हूं, ये कहना चाह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का, ये कहना चाह रहा है ये अंग्रेजी, हाँ या ना, हाँ या ना। लेबर कितनी दोस्त मेरे पास 1,80,000 कितना हो गया लड़के, ये सीन पढ़ा सीधा लिखा था ना मैंने यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इम्तिहान में ऐसी चीज होंगी। अब एक स्टेप और आगे होगा, क्या एक स्टेप और आगे है सुनिएगा, यहां पे मैंने क्या नंबर लिखा था, यहां पे मैंने क्या लिखा था 80,000, और मैंने यहां पे क्या लिखा था कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 80% ऑफ, ये लिखा था मैंने, ऐसा ही है। इम्तिहान में क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट लेबर कितना, बात समझे मैंने क्या बोला, इम्तिहान में ऐसे होगा, सीधे तरीके से नहीं होगा, उल्टे तरीके से होगा। बोले तो अंग्रेजी, सबसे पहले अंग्रेजी लिखी हुई, अंग्रेजी का मतलब क्या है 80% ऑफ, अंग्रेजी क्या है 80% ऑफ, अंग्रेजी ये कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड के सामने लिखा हुआ है ना भाई, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का 80% है, और इन्होंने लेबर नहीं दिया बल्कि क्या दिया, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया 80,000, लेबर मुझे नहीं पता तो क्या मैं कैलकुलेट कर लूंगा दोस्त। एग्जाम में इस तरह से होगा, उस अंग्रेजी को समझना है तुमने, उस अंग्रेजी को ना समझना है आपने। कितना बना मेरे दोस्त 80,000, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इधर आके डिवाइड, तो x मेरे पास क्या था डायरेक्ट लेबर कितना मेरे भाई 1,00,000। बात समझ में आई सबके, कोई दिक्कत परेशानी, ऑल ओके ऑल गुड। तीसरी चीज सर मैंने परचेज उड़ा दिया और मैंने तुमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर दे दिया कितना 570 ना, परचेज गायब है क्वेश्चन मार्क, बना लोगे स्टेटमेंट, बोले तो परचेज गायब है नहीं है सवाल के अंदर। सर सुने एक तरीका, बड़े तरीके सुने सर, मैथ सिखा रहा हूं सिर्फ मैथ्स, स्ट्रेट आ रहा हूं तो क्या हो रही है 568 प्लस 18,000 माइनस 16,000, ये नंबर बन रहा है। रिवर्स वर्किंग करते हैं तो उल्टा हो जाता है, रिवर्स वर्किंग करते हैं तो उल्टा हो जाता है। बोले तो 570 स्ट्रेट आ रहा हूं, ये माइनस हो रहा है, रिवर्स वर्किंग करूंगा तो ऐड हो जाएगा, 570 प्लस 16,000 तो ये आ जाएगा। माइनस करके देख लो, जिसको कंफ्यूजन है वो करके देख ले, 570 प्लस 16,000 देखो बन रहा है माइनस 18,000 बन रहा है। स्ट्रेट आ रहा हूं तो प्लस, रिवर्स करेंगे तो माइनस, उल्टा स्ट्रेट आ रहा हूं माइनस, रिवर्स करेंगे तो प्लस, स्ट्रेट आ रहा हूं तो मल्टीप्लाई, रिवर्स करूंगा तो डिवाइड, लॉजिक क्लियर। उल्टा
चले सर, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास परचेजेस का नंबर नहीं है, ये नहीं है, तो दोस्त ये भी नहीं आ सकता, हाँ कि ना? तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। कैलकुलेट कर पाओगे दोस्त? कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिवर्स वर्किंग करके। करवाएं एक सवाल, करवाएं दोस्त एक सवाल। आइए मेरे भाई, आइए मेरे दोस्त, कैलकुलेटर दोगे? चलें सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना दीजिए मेरे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना दीजिए। सर सुने, ऐसे सवालों में मिसिंग इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, स्टेटमेंट बनानी है, मतलब पूरा फॉर्मेट बनाना है। क्या गिवन है? परचेजेस और डायरेक्ट लेबर। इसको कैलकुलेट करने का तरीका याद रखिए, हमेशा पूरा फॉर्मेट लिखो, जो डेटा पता है उसमें ठोक दो, फिर ढूंढने चलो आपके पास मिसिंग फिगर क्या है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये वाले, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व कभी जिंदगी में नहीं होंगे। फॉर्मेट बनाओ, जो डेटा पड़ता है वो सब लिख दो, फिर देखो सर कौन सा प्लस माइनस करके नंबर निकलेगा। चले दोस्तों, दिए मैंने आपको फिर से 3 मिनट, फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। अच्छा मेरे दोस्त सुनेंगे, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों सुनो, मिसिंग इंफॉर्मेशन है, परचेजेस गायब है, ठीक है सर, लेबर भी गायब है। जब भी याद रखिए मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला सवाल आएगा, पहले फॉर्मेट लिख दे, जो डेटा पता है वो ठोक दो। क्या पता है? आइए जी, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग है अपने पास 20,000, परचेजेस है नहीं है, छोड़ दो, परचेज नहीं है तो डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज भी नहीं आ सकता। एंडिंग है मेरे पास, बिल्कुल है दोस्त, कितना लिख दो भाई, लिख दो। फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज नहीं है तो ये भी नहीं आ सकता, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर ना हो तो 0। उसके बाद है मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड। दोस्तों फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, यस बॉस गिवन है, कितना गिवन है? 1,50,000। ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि परचेजेस और लेबर नहीं पता तो ये भी नहीं आ सकता। फिर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, कितना है मेरे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग? 45,000। फिर मेरे पास है जनाब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, कितना? 35,000। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जनाब? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर नहीं आ सकता। उसके बाद है फिनिश गुड्स ओपनिंग, कितना है मेरे पास? 40,000। ऐड करूंगा तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर के नंबर नहीं पता। उसके बाद है फिनिश गुड्स एंडिंग, कितना? 20,000। तो मेरे पास आ जाएगा जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है कि कितना? 8,60,000। चलो मेरे भाई, रिवर्स वर्किंग करने का तरीका जनाब, हम लोग प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस तो प्लस। बताओ बताओ मुझको जनाब, 8,60,000 प्लस 20,000 कितना? 8,80,000। उसके बाद है माइनस 40,000, कितना? 8,40,000। उसके बाद है प्लस 35 माइनस 45, कितना? 8,30,000। उसके बाद है जनाब माइनस 1,50,000, कितना? 6,80,000। उसके बाद जनाब अब मेरे पास नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, लेबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आओ जी, लेबर की को अंग्रेजी पता है? बिल्कुल पता है, इस अंग्रेजी को समझते हैं। क्या फरमा रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना परसेंट है, यानी कि अंग्रेजी में फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का, ये कहना चाह रहे हैं
अंग्रेजी को मैंने मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड मुझको पता है कितना, 1,50,000। ऐसा डायरेक्ट लेबर मुझको नहीं पता, 75%, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x मेरे पास क्या था, डायरेक्ट लेबर, तो कितना दोस्त, कितना मेरे दोस्त, 2 लाख। तो डायरेक्ट लेबर आ गया मेरे पास 2 लाख, हाँ के ना। रिवर्स वर्किंग करें सर, 6,80,000 माइनस 2 लाख कितना, उसके बाद है प्लस 30,000 कितना, 5, 10, फिर 490। बात हो गई खत्म। किसी को कोई एतराज? चलो जी, आज का आखिरी सवाल करने जा रहा हूं। अगर तुमने ये कर लिया तो इंशाल्लाह, वैसे भी निकल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन समझो आप उस तरफ बढ़ रहे हो कि आपकी पर्चा पास हो जाए, अगर ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ, चले दोस्त, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना दे जरा। क्या सिखाया दोस्त? सबसे पहले फॉर्मेट बनाए, जो डाटा है वो छाप दे, जो डाटा है वो छाप दे, उसके बाद खुद ही ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। चले बॉस, इंशाल्लाह अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो समझो आप वैसे भी इंशाल्लाह पेपर पास कर लोगे। तो आपको एक खुद से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इस भाई बहन ने खुद से निकाला है, बगैर पूछे पाछे। पक्का? चलो देखते हैं, आ जाओ, बैठ जाओ साथ। चलो मेरे भाई, एंड करते हैं इसको, 2 मिनट लगेंगे। चलो मेरे भाई सुने, हमने क्या सीखा था दोस्त? हमने सीखा था जनाब, जब भी ये मिसिंग इंफॉर्मेशन वाली चीज आएगी, जब भी ये मिसिंग इंफॉर्मेशन वाली चीज आएगी तो जनाब अब सारा का सारा डेटा उठा के अपने फॉर्मेट पे डाल देंगे। आओ दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग कितना है मेरे भाई? डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग कितना है मेरे पास? परचेज मेरे को नहीं पता तो अवेलेबल फॉर सेल भी नहीं आ सकता। जनाब मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग कितनी है? 30। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है सर, डायरेक्ट लेबर भी मुझे नहीं पता, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर नहीं है तो 0, और फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं पता तो ये भी नहीं पता। उसके बाद है मेरे पास जनाब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है दोस्तों? 50,000। फिर है मेरे पास जनाब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना? 45,000। उसके बाद है मेरे पास जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं पता। उसके बाद है फिनिश गुड्स ओपनिंग, आई एम सॉरी कितना है दोस्त मेरे पास? 7,50,000। फिर लड़के मेरे पास है फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना? 35,000। ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसा कितना? 85,000। उसके बाद है मेरे पास फिनिश गुड्स एंडिंग कितना लड़के?
तो ये तो माइनस करके नंबर बन जाएगा कितना 764। चलो दोस्तों बीच में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, निकालने चलते हैं। 2 मिनट 3 चले जनाब 7,50,000 प्लस 45 माइनस 50 कितना 740। खूबसूरत हो गया, इधर भी लिख लेते हैं हम लोग। कितना दोस्त 740। फैक्ट्री ओवरहेड मुझे नहीं पता, ये नहीं पता, तो कैसे ऊपर जाए अपन। हाँ लेकिन मुझे बहुत सारी अंग्रेजी पता है। क्या अंग्रेजी पता है? ये क्या बोल रहा है? ये इस अंग्रेजी को जरा मैथ्स में लिखते हैं। क्या बोल रहा है ये? डायरेक्ट मटेरियल जो है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 40% है। ये कह रहा है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तुमने निकाली, कितनी निकाली दोस्त? 745 का 40% कितना 298,000। तो जनाब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मेरे पास आ गया कितना 298,000। चलो दोस्तों ऊपर वाली सीढ़ी तो चढ़ जाएंगे हम। प्लस 30,000 कितना 328, फिर माइनस 25,000 कितना 3,000। दोस्त डायरेक्ट लेबर कितना है नहीं पता। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है नहीं पता, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के आगे एक अंग्रेजी पता है मुझे। क्या अंग्रेजी है दोस्त ये? फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर का 80% है। आओ जी सर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है नहीं पता, लेबर कितना है तो क्या करें नहीं पता, नहीं पता, फंस गए। यहां पे हो गए हम ब्लॉक, यहां पे हम हो गए ब्लॉक। लेकिन अब हल निकालते हैं। ये क्या चीज है? स्टेटमेंट बन रही है। स्टेटमेंट को मैं मैथ्स में लेकर आता हूं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ऐड हो रहा है किसका? प्राइम कॉस्ट का और फैक्ट्री ओवरहेड का। प्राइम कॉस्ट का और फैक्ट्री, ऐसा प्राइम कॉस्ट जो है वो सम है। डायरेक्ट एक्सपेंस 0 तो हटा दो। किस किस का? डायरेक्ट मटेरियल और यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 में लिख भी नहीं रहा। और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ के ना? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझना भाइयों बहनों, समझना। नंबर्स इनपुट कर रहा हूं मैं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुझे पता है कितनी 745,000। ऐसा डायरेक्ट मटेरियल मुझको पता है कितना निकाल चुका हूं मैं 298,000 प्लस दोस्त डायरेक्ट लेबर कितनी है, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है, 2 चीजें मिसिंग है। लेकिन मुझको यह पता है कि जनाब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो लेबर का कितना है। यहां पे अगर 1 लाख होगा तो ये कितना होगा 80,000। अगर ये 10,000 होगा तो ये कितना होगा 8। मतलब ये जितना भी होगा इसका कितना होगा, ये जितना भी होगा मुझको नहीं पता, लेकिन ये इसका कितना होगा 80% होगा। एक्स निकल जाएगा। आईक्यूएम में सवाल ऐसा आएगा, आईक्यूएम में सवाल इस टाइप का आएगा। सॉल्व भी करना है, दिमाग भी चलाना है, दोनों चीजों का होगा। बीकॉम शिकॉम में कैसा आता है? दिमाग नहीं चलाना, बस सॉल्व करना है। आईक्यूएम में दिमाग भी चलाना है, सॉल्व भी करना है। ये दिमाग चलाने वाला सीन है, सॉल्व करने वाला नहीं। सॉल्व तो करना ही करना है भाई, दिमाग भी चलाना है। ये चलेगा आपका दिमाग, याद रहेगी बात। अब हो जाएगा सॉल्व। चलो लड़के सॉल्व करेंगे तो जनाब 745,000। वैसे तुम लोग के कैलकुलेटर है, डायरेक्ट डालो एक्स निकल कर आ जाता है। सही है जी। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, अपन देसी तरीके से करेगा। ये प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 1.8x। ऐसा ही है। इसको दोस्त माइनस करो कितना 447,000। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x मेरे पास आ गया, x मेरे पास था क्या लेबर। तो दोस्तों लेबर कितना आ गया 248,000। पूरा 248 क्या लिखूं 248 ऐसा। चले दोस्तों तो मेरे पास डायरेक्ट लेबर आ गया 248,333। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना परसेंट है 80% है। तो दोस्तों बताओ 248,333 का 80% कितना 196,667 कर लेते हैं। डर हो गई बात। इस दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट भी बता दो कितना 546 बोलो ऐसा। डन। याद रखना आईक्यूएम के एग्जाम में ये सीन होगा, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, दिमाग चलाना भी है। हाँ खैर है, कुछ नहीं होता उससे।
राउंड ऑफ नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट चेक करता है, वो चेक करता है तुम्हारा दिमाग चला या नहीं चला, वो ही चेक करता है। डन है मेरे दोस्तों? डन। दिमाग किस किस का दिमाग चला था ईमानदारी से? सर जिसका दिमाग नहीं चला इसका मतलब ये हुआ कि उनको सोचने की और जरूरत है। ऐसे सवाल बहुत सारे रहेंगे, हर क्लास में 2-3 सवाल ऐसे निकलेंगे दिमाग चलाने वाले। एग्जाम तक तुम पहुंच जाओगे कि दिमाग चलेगा कैसे, नंबर कैसे। अब एग्जाम में आखिरी चीज क्लास ऑफ करते हैं। सर एग्जामिनर कॉस्टिंग के पर्चे में मार्क्स कैसे बांटता है? फॉर एग्जाम्पल ये 10 मार्क्स का सवाल है। फॉर एग्जाम्पल कितने मार्क्स का सवाल है? 10 मार्क्स का। इसमें खतरनाक चीज क्या है जिसमें तुम्हें दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है? ये और फैक्ट्री ओवरहेड का ये दो चीजें, एक मिनट, ये दो चीजें परेशानी। अगर तो ये 10 मार्क्स का सवाल है तो एग्जामिनर ने इसके 1.5 मार्क्स रखे होंगे, इसके 1.5 मार्क्स, तो तुम्हारे पास मार्क्स लूज करने के कितने हैं? गलत अगर किया तुम्हारा दिमाग नहीं चला, कितने मार्क्स लूज करने के हो गए? 3 मार्क्स। कितने मार्क्स लेने के हैं? 7 मार्क्स। सिर्फ डेटा उठा के फॉर्मेट में लिखने के तुम्हें 6 से 7 मार्क्स मिलेंगे। जब भी तो पास होता है 30-40% जो रिजल्ट आता है 40 से ऊपर ही आता है। वो क्यों आता है? इसी वजह से तो आता है। अगर इस वजह से ना आए तो एग्जाम में हर किसी का दिमाग से थोड़ी चलता है। अभी तो हमने ये शुरुआत की है दिमाग चलाने वाली, अभी आगे क्लास बढ़ेगी तो ऐसे हर सवाल के अंदर ये सीन है। हर सवाल इसके बगैर नहीं बनता। अगर तुम ये नहीं भी कर पाओगे तब भी पर्चा तुम्हारा पास हो जाएगा, लेकिन हमने ये सीखना है। हम इसको छोड़ के पर्चा पास नहीं कर सकते। बात समझ में आई दोस्तों? डन। चले सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।